Hello class, hello दोस्तों. So first of all, I am welcoming all of you to this really exciting session on computer maths. Okay, आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल कंप्यूटर मैथ्स में स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं. 2 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 2 तक का पेपर सॉल्यूशन है वो तो हमने देख रखा है. सो आज हम लोग शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग हेड, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून. अब जिस टाइम पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड आज हम लोग क्या करेंगे, सिंस ये तो मैंने आपको बता ही दिया. एंड सॉरी फॉर द ग्लिचेस, क्योंकि मैं प्रीवियस कुछ दिनों से ना मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था. रीजन वाइल कुछ रीजन था, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू अपलोड द वीडियोस. बट नाउ इट्स ऑल फाइन. ओके, अब हम लोग रेगुलर सेशंस देखने वाले हैं. सो डू वन थिंग, काइंडली डू मी अ फेवर. आपको क्या करना है, इफ यू लाइक दीज वीडियोस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना, सो काइंडली शेयर दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल. ओके, एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस टाइप के कंटेंट की जरूरत है. डू दैट थिंग. एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत पास आ चुके हैं, तो हम लोग जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. एंड डू वन थिंग, आपको एज ऑलवेज आपको ये बताना है कि प्रिपरेशन स्टेज कैसा चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स. और उसके अलावा आपको क्या करना है, डू वन थिंग, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. ओके, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जितने भी वीडियोस यहाँ आते हैं ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा. सो कैन यू डू दैट थिंग. एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ. तो हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस ऑफ ईयर 20 एंड 22, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट 2 दिसंबर. तो पहला क्वेश्चन ये है ना कि वी हैव टू, इन्होंने बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √3/√2 है. तो हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है. ओके, तो इन्होंने हमें ये बात पता है कि जो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो क्या होता है, वो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो दिया होगा उसके स्क्वायर के इक्वल. ओके, सो हमें ये पता है. लेट्स से अगर हमें इनका रेशियो निकालना है ना, एरिया 1/एरिया 2. ओके, अगर मुझे ये रेशियो निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, ये A1/A2, ये इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है. ओके, सो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, ये A1/A2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा. अगर मेरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स A1 और A2 है ना, तो A1/A2 का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो के इक्वल होने वाला है. सो लेट्स फाइंड दैट थिंग. तो हमें A1/A2 इन्होंने √3:√2 बता रखा है. तो अगर A1/A2 मेरा √3/√2 है, तो A1/A2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/2. ओके, यहाँ पे आप जैसे √3/√2 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल गई 3/2 के इक्वल. तो ये एरिया 1/एरिया 2 आने वाला है, दैट इज 3:2. आई थिंक इट इज क्लियर. और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के इक्वल. ओके, लेट्स सी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इन्होंने बोला है that various expenditures incurred by a publishing company for publishing a book in year 2018 are given in the following pie chart. Study the chart and answer the following question. मतलब कि 2018 वर्ष 2018 के दौरान एक किताब को पब्लिश करने में, प्रकाशित करने में जो खर्च आता है ना, वो इन्होंने एक पाई चार्ट में बता रखा है कि बाइंडिंग में इतना आता है, प्रमोशन में, पेपर कॉस्ट में, प्रिंटिंग, रॉयल्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में इतना इतना हमें एक्सपेंडिचर लगता है. इन्होंने फिर आगे बता रखा है कि प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ना, मार्क प्राइस उससे 15% ज़्यादा है. और इन्होंने बोला है कि अगर प्राइस प्रिंटेड हो 942, तो आपको बताना है देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी. तो मुझे निकालना क्या है, 15%, क्योंकि पेपर कॉस्ट तो 15% ही है, राइट. हमें इस 15% के बारे में बताना है उस बुक के कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में. तो आप एक बात बताइए, इन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा लिखा है मार्केट प्राइस. तो अगर कॉस्ट प्राइस है लाइक 100, ओके, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 115, क्योंकि 15% ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में. तो आप इसे 5 से डिवाइड करते हो, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ₹20 हुआ ना, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 23. ओके, और इन्होंने क्या बोला है कि बुक पे कितना प्राइस मार्क्ड है 942. तो अगर ये मार्केट प्राइस मेरा 942 हुआ, तो आप ये बताओ कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है. तो लेट्स सी. आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 23 से 992 कैसे मिलने वाला है. अगर मैं बात करूँ तो 23 चौके होता है 92, यहाँ बचा 2 और 2, तो 22. 23 के बहुत करीब है ना 22, बट वो एक से थोड़ा सा छोटा है. बट मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे एक ही ले लेता हूँ. थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है. ओके, मतलब मैं अगर मैं 41 से गुना करता हूँ ना, तो मुझे 943 मिलता है. 942 से बहुत पास है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसे 41 लेता हूँ. तो आप एक काम कीजिए, आप कॉस्ट प्राइस में भी ना
41 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 41 दूनी कितना होता है, ये 82 होता है, ये आ गया 820। मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा ना वो 820 के आसपास होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हमें क्या निकालना है, मैं पेपर कॉस्ट निकालना है ना, दैट इज 15%। तो आप क्या निकालोगे, आप निकाल लो 15% ऑफ 820। तो 15% क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, इट इज नथिंग बट 15% इज 3/20, और इसे मैं 820 से यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो 20 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 0 से 0 गया, और ये 2 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 41 आता है। 41 दिया कितना आ रहा है, 123। 123 के आसपास आंसर है, बिल्कुल है 122.9। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करके ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो कितने डिस्टेंस से ए सी को हराएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली भी सॉल्व कर रखे हैं। ओके, सो लेट्स सी कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो अगर यहाँ पे ए बी और सी 3 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बस इतना बता रखा है ना कि ए बी को 20 मीटर से हराता है। मतलब उस रेस में जब ए 100 मीटर पे है तो बी कितने पे है, बी मेरा 80 मीटर पे है। ओके, और फिर थोड़ी देर बाद ये बोल रहे हैं ना कि बी सी को भी 20 मीटर से हराता है। मतलब जब बी 100 मीटर पे है, ओके, इट इज नॉट लाइक कि जब बी 80 पे है तो सी 60 पे है, नहीं, जब बी 100 पे है तो उस समय सी कितने पे है, 80 मीटर पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ए सी को कितने से हरा रहा है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे मैं रेशियोज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मिक्स रेशियोज का। तो आपने इन सबको 20 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे मेरे पास है ए, यहाँ पे मेरे पास है बी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी। ओके, तो अगर मैं 100 मीटर 80 मीटर 100 और 80 को मैं देखूं, अगर मैं इनके रेशियोज की बात करूं तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, इट वुड बी 5:4। ठीक है भाई, और बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ये भी आ गया मेरा 5:4 के इक्वल है। अच्छी बात है। तो जैसे मैंने आपको ये बता रखा था कि ऐसे आप मिक्स रेशियोज वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आपको इन प्लेसेस को फिल करना होता है। और वो कैसे आप फिल करोगे, जो एडजेसेंट नंबर है ना, जो पड़ोस में नंबर लिखा है उसे आप बस कॉपी पेस्ट कर दो। तो यहाँ 4 है तो यहाँ आपके पास 4 मिल जाएगा। ठीक है, और उस केस में यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी आपको 5 मिल जाएगा। तो अब इससे क्या होगा ना, इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एक इंस्टेंस पे ये लोग कहाँ थे। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 क्या आ गया, 25, 4 × 5 क्या आ गया, ये आ गया 20, और 4 × 4 क्या आ गया, 16। ये सभी मीटर्स में है। ओके, और अब मैं एक काम करता हूँ, अगर आप इसे फर्दर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो लेट्स सी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 25 मीटर पे था तो बी 20 पे है, सी 16 पे है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो जब ए 100 मीटर पे होगा ना, उस समय बी कितने पे होगा, 80 मीटर पे। मतलब ए ने बी को तो 20 मीटर से हरा दिया, और उस समय सी कहाँ पे होगा, उस समय मेरा सी होगा 16 चौके 64 मीटर पे। ओके, तो आपको अब ये साफ साफ दिख रहा होगा कि 100 से 64 कितना पीछे है, इट इज 36 मीटर। तो रेस कितने मीटर से जीता, ए 36 मीटर से विथ रिस्पेक्ट टू सी। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी डन होता है, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा से बोला है क्वेश्चन कभी भी देख के हमें जज नहीं करना कि हाँ ये डिफिकल्ट है, बनेगा नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, इस बिलीफ के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है ना, कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया है कि एक आदमी मीन्स 1 मेल, ओके, एक आदमी, 2 वुमेन, इन सब की इफिशियंसी सेम है। ठीक है, ये सब ना अगर मैं रिस्पेक्टिव सिर्फ मेन को छोड़ दूं, या सिर्फ 2 वुमेन को छोड़ दूं, 4 लड़कों को छोड़ दूं, या 5 लड़कियों को छोड़ दूं, वो 39 दिन में काम अपना पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे है 4 बॉयज और 5 गर्ल। ओके, तो आप एक काम कीजिए, अगर मैं देखूं तो इनका एलसीएम 1, 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20। तो लेट्स सी, अगर मैं 20 यूनिट को इसका एज अ कॉमन एलसीएम लूं, तो लेट्स से ना कि ये इनके एक दिन का काम है। ओके, ये एक दिन का काम है, आप इनका एलसीएम लेके इसे एक दिन का टोटल, आप एक दिन में बता दो कि ये इतना इतना काम कर रहे हैं। तो अगर एक मिल एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा होगा, ओके, आप लिख लो इसे, एक दिन का काम एक मिल का क्या है, 20 यूनिट। 2 वुमेन अगर 20 कर रही होंगी तो एक वुमेन कितना कर रही होगी, एक वुमेन कर रही होगी 10 यूनिट। ओके, 4 बॉय अगर 20 यूनिट कर रहे होंगे तो एक बॉय कितना करेगा, 4 × 5 = 20, तो ये कर रहा होगा 5 यूनिट अपना। और अगर 5 गर्ल्स कर रही हैं तो 20 यूनिट, तो एक गर्ल कितना कर रही होगी, 4 यूनिट, क्योंकि सबका तो सेम है ना, सभी सेम इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। एक आदमी हो, 2 औरत हो, 4 लड़कियां हो या 5 लड़कियां हो, तो ये तो उनके एक दिन का काम आ गया। ओके, ये कितने इनके एक दिन का काम है।
और हमें अल्टीमेटली ये बताना है कि ये सब मिलकर काम करने वाले हैं एट फाइनल। तो आप एक दिन में सबको जोड़ दो। अगर एक मेल एक वुमेन, बॉयज और गर्ल एक एक अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 20 10 30 9 39 यूनिट। एक दिन में ना सब मिलकर 39 यूनिट करने वाले हैं। आप टोटल वर्क निकाल दो। अगर एक दिन में ये 20 यूनिट काम करें तो 39 दिन में कितना करेंगे, टोटल वर्क हो गया अपना 39 दूनी 78, तो ये 780 यूनिट अपना निकल के आता है। अब एक दिन में सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 39, तो इसे आप 39 से भाग दोगे जैसे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है नंबर ऑफ डेज। तो 39 यूनिट से आप यहाँ पे भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 39 दूनी 78, आंसर आ गया अपना 20 के इक्वल। तो ये 20 डेज में अपना जो काम है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आई थिंक इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टोटल वर्क 780 यूनिट था, एक दिन में ये 39 कर रहे हैं तो 39 दूनी 180, आंसर इज 20। अगला क्वेश्चन भी आसान है और ये क्वेश्चन किस पे है, ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। क्वेश्चन बोल रहा है cot 15 इंटू cot 25 इंटू cot 45 इंटू cot 75 इंटू cot 65 की मान क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि अगर a जोड़ b बराबर 90 हो ना, अगर a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब पूरक कोण, तो यहाँ पे साइन a किस में बदल जाता है, अपना साइन a बदल जाता है cos b में। ओके, दूसरी बात है अपना tan a किस में बदल जाता है, tan a बदल जाता है अपना cot b में। देन अगर मैं बात करूं sec a, sec a किस में बदल जाएगा, sec a बदल जाएगा अपना cosec b में। और इनके रिवर्स भी ट्रू है। ओके, cos b किस में, sin a में बदल जाएगा, cot b tan a में बदल जाएगा और cosec b sec a में बदल जाएगा। ओके, तो अब लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं देखूं तो 15 डिग्री और 75 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है, तो cot 15 किस में बदल जाएगा, tan 75 में। तो आप लिख लो इसे, ये तो आ गया tan 75 और आपको आगे दिख रहा है cot 75 भी है, ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको दिख रहा है कि 25 और 65 भी एक दूसरे के पूरक कोण है, तो cot 25 को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ tan 65, cot 65 तो एज इट इज है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। और cot 45 का मान हमें पता है इट इज 1। ओके, इसे मैंने इसका वैल्यू ही लिख दिया। अब आप सॉल्व कर लो, 10 इंटू कॉट क्या होता है, ये 1 होता है, 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, और 1 तो मल्टीप्लाइड है ही, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, ऑप्शन नंबर 1। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्रोसीडिंग है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जो क्यू पर समकोण है, कॉट पी √3 है, तो आपको साइन पी का मान बताना है। तो इसमें ना इतना सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। कॉट पी इज नथिंग बट, अगर कॉट पी 3 है तो tan पी कितना हो जाएगा, tan पी हो जाएगा अपना 1/√3, और tan पी 1/√3 होते ही आपको ये पता चलेगा कि पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, तो जैसे आप साइन 30 पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसमें तो फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो p की मान 30 आ गई, तो अब साइन 30 की फाइंड कर लो वैल्यू, इट इज 1/2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1564 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 मिल जाए। तो छोटी संख्या हमें प्राप्त करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेता हूं मैं कि स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो लार्जर नंबर क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस 1564 है ना, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें आप 1564 जोड़ दो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बोला कि अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, डन, अगर मैं बड़े नंबर को दैट इज x प्लस 1564 को अगर x से डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल कितना मिलता है, हमें यहाँ पे शेषफल मिलता है 19 और भागफल मिलता है 6। तो मैं 6 गुने x लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे इन्होंने भाजक क्या बना रखा है, x को, भागफल अपना 6 है ही, तो 6 इंटू एक्स, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपना रिमाइंडर दैट इज 19। तो बस आप इसे अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1564, यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है 6x, और यहाँ पे ये प्लस ऑफ 19 तो है ही। 19 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 64 में से 10 गया, आ गया 54। ओके, और 54 में से 9 तो ये आ गया 1545। ओके, और 6x में से x गया तो ये क्या आ गया 5x। अब देखो आप, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हो तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 या 15, 4 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 9, तो ये आंसर आ गया अपना 309। और x ही हमें निकालना था ना, हमें तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर ही बताना है दैट इज x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 309। ओके, तो बस हमने यहाँ पे सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाया है
कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, भाजक बराबर भाजक ओके भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, दैट थिंग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दैट्स इट। अगला रहा ये क्वेश्चन, हमें बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का मान जब ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हो। ये क्वेश्चन सेकेंड्स का भी नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ ओके और आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ, आई एम होपिंग कि अगर अगर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं पता तो फॉर्मूलाज एक बार तो रिकॉल होने चाहिए ना, इसलिए हम लोग ये इन वीडियोस ओके आई कैन से बेसिकली आप इन वीडियोस को देख रहे हो, आपने क्वेश्चन तो लगा रखा है तभी। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आपको फॉर्मूलाज कहीं से मिस आउट हो रहे हैं तो यहाँ पे वो डिटेल में डिस्कस होने चाहिए, दैट इज माई ओपिनियन। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी को मैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या लिखता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, ये मैं इसे लिख सकता हूँ। ये मैं किसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का, ये अपना इसके बराबर होता है। ओके तो ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने 6 बता ही रखा है, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, ये है अपना 14 के इक्वल। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ भी नहीं करना, आप इन सब को ना काटो एक बार में, डन। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान यहाँ पे 11 इन्होंने बता रखा है, तो इसे आप 11 यहाँ पे लिख लो। तो ये क्या बन गया, 6 गुने 14 में से 11 गया, इट इज 3, तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व होना था, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि इसका फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। किसका फैक्टराइजेशन है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का। आई थिंक इट इज क्लियर, और अगर कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन्होंने बोला है कि एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 cm है। ओके तो मान लेता हूं मैं कि ये एक कोई वृत्त है, ठीक ठाक वृत्त बन ही गया, एक स्पर्श रेखा है, मीन्स देयर इज अ टेंजेंट। तो एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 cm है, ठीक है, ये 15 cm हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसका कहीं सेंटर में O मान लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि P से केंद्र P जो है वो केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये जो है वो 17 सेंटीमीटर पता ही है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। आप हमें पता है कि त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 होना है, तो ये 17 ये 15, और हमें पता है कि 8 15 और 17 अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर मैं ओ बोल दूं, इसे मैं अगर क्यू बोल दूं ना, तो आपको पता है कि 8 15 और 17 मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ओ क्यू का लेंथ बेसिकली आएगा कैसे, इट वुड बी अंडर द रूट 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 289 में से 225 गया 64 है, रूट 64 की वैल्यू 8 होती है। लेकिन ऐसा ना बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 8 15 और 17 क्या होते हैं मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो आंसर इज 3। ओके रेडियस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इन्होंने बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो अंतःवृत्त इज नथिंग बट इन सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज बता दूं। अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूँ ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला जो होता है, जो कि इन सर्कल का रेडियस होता है, इन सर्कल के रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। तो इन रेडियस क्या होता है, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ ए के इक्वल है, तो अगर साइड लेंथ ए के इक्वल होगा ना, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होने वाला, लेट्स सी। आप इसे लिख सकते हैं ए अपॉन 2√3। ओके और ये चीजें कैसे आती है, बेसिकली ये ना हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल होता है। या आप इसे ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ये इनके फॉर्मूलाज होते हैं, आपको जो भी दिया हो ना आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सेमी पेरीमीटर आप कुछ भी सॉल्व करो, आपको ये वैल्यू यही मिलने वाली है ए अपॉन 2√3। आई थिंक इट इज क्लियर, और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो ए की वैल्यू इन्होंने बताई रखी है, इट इज 24। तो अगर मैं 24 अपॉन 2√3 की वैल्यू फाइंड करूँ, सो लेट्स सी क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 से कैंसिल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 12 आ गया, 12 अपॉन √3 सेंटीमीटर आने वाला है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 12√3 अपॉन 3। आफ्टर सिंपली आई कैन से, अगर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूँ तो 3 चौके 12, और यहाँ पे आ रहा है अपना 4√3 सेंटीमीटर आंसर। दिख नहीं रहा है, इट इज नॉट इन द ऑप्शन, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसका आंसर क्या होने वाला है 4√3 सेंटीमीटर। ओके
लेट्स से अगर ये ऑप्शन नंबर ई रहा ना तो आपका ई सही आंसर होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताइए। काफी चिंदी सवाल है, क्यों है? क्योंकि चीजें ऑलरेडी गिवन है। एक आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें जो रेडियस होना है ना, इसकी त्रिज्या मीन्स रेडियस इज उसकी ऊंचाई की 5 गुना है, मीन्स इट इज 5h। तो अगर इन्होंने हाइट बता रखा है 3.5, ओके, तो इसका रेडियस क्या होगा? 5 गुने 3.5 कर लो तो 5 दिया 15, और 5 गुने 0.5 2.5 होता है, तो 15 और 2.5 मिलकर हो जाएगा 17.5। ओके, 35 बचे 175 हमें पता भी है। तो अगर ये इतना सेंटीमीटर है, ये इतना सेंटीमीटर है, तो सिंपली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, हमें आयतन निकालना है। ओके, सो इट इज पाई आर स्क्वायर एच ना। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। इट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन केस ऑफ सिलेंडर। तो पाई क्या हो गया? 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17.5 को मैं लिख सकता हूँ ना 175/10। ये रेडियस का मैंने स्क्वायर कर दिया और इसे मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज 35/10। और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। और इसका आंसर आपको बताना है, काफी आसान है। 7/35 दिख भी रहा है, 5 दूनी क्या हो गया? ये 10 हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आपको आगे भी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। ओके, दिस इज योर वर्क, सो डू लेट मी नो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सिंपल, बस आपको यहाँ पे गुना करना है और कुछ भी नहीं। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आदमी रिस्पॉन्स नहीं करता इन द क्वेश्चन, सो डू लेट मी नो ना कि कौन सा सही आंसर है, 1 2 3 और 4। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि दो उम्मीदवारों में के एक चुनाव में ना 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजेता कुल मतों का 68% मत पाकर ना अपने प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से हराता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? ओके, तो अगर 12% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने लोगों ने डाला? 88% लोगों ने। अच्छी बात है भाई। 88 में ना 68% किसे मिला? विजेता को। तो जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा? हारने वाले को यहाँ पे मिला होगा अपना 20% के इक्वल ही। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? इनके बीच का अंतर अपना दिख रहा है मुझे 48%। 48% का मान कितने से इसने हरा है? 2880 से। तो इसका मान है 2880। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8 से काट लेते हैं, तो 8 छक 48, 8 से काटेंगे तो 8 दिया 24 आ गया, और 24 के बाद 4 और 8, 8 छक 48, ये अपना 360 के बराबर आ रहा है। तो 1% का मान कितना हो गया? 1% का अपना मान निकल के आता है 60 के बराबर। कितने लोगों ने वोट डाला है? आपको ये ना फाइंड करना है कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। सो आपको 88% का मान निकालना है, तो आप एक काम करो 88 गुने 60 कर लो, तो 8 6 कितना होता है? 48। ओके, और उसमें फिर से आप 48 जोड़ोगे, सो इट वुड बी 528। सो 5280 वोट्स आपके परे हैं वहां पे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो। ओके, अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। इन्होंने बोला है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है, और उसको ना पिघला करके एक घन में बदला जाता है। हमने ये पढ़ रखा है कि मेल्ट करूं या उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं ना तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, राइट? क्योंकि मैंने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से तो नहीं खेला ना। तो मुझे पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ओके, ये तो घनाभ का हो गया। तो घनाभ का अगर मैं आयतन बात करूं, सो इट वुड बी 18 इंटू 9 इंटू 36। ओके, ये अपना वॉल्यूम आने वाला है, और ये आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको पता है कि आप इसे और कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ओके, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 9 गुने 2 गुने 9, और 36 को मैं लिखता हूँ 9 गुने 2 गुने 2। ओके, मैं इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो घनाभ को मैंने पिघला करके घन बनाया, दोनों का आयतन तो समान होगा, और घन जिसका साइड लेंथ ए हो उसका आयतन क्या होता है? ए क्यूब के बराबर होता है। तो ये ए क्यूब का मान दिया है जो कि है 9 क्यूब इंटू 2 क्यूब के इक्वल। ओके, तो जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या दिख रही है? 9 इंटू 18 सेंटीमीटर। और अगर एक घन के किनारे का जो मान है वो 18 सेंटीमीटर, तो उनके विकर्ण का मान क्या होगा? उसके विकर्ण का मान इट वुड बी √3a। ओके, तो डायगोनल की वैल्यू क्या आने वाली है? √3a के इक्वल। तो ये 18 है, तो आंसर आ गया 18 √3 सेंटीमीटर। ओके,
ये ना करने की जरूरत भी नहीं, ये आप आसानी से देख करके यहीं पे इन चीज़ों को कंक्लूड कर लोगे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 18√3 सेंटीमीटर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन चमक रहे हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या है ना कि निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों में के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारियों हजार में उनकी संख्या को दर्शाता है। हजार में हो या लाख में हो, कुछ भी हो भाई, यहाँ पे तो इन्होंने डेसिमल में उसका बता रखा है ना, तो मैं इससे अकॉर्डिंगली करता हूँ, तो हमें यहाँ पे आंसर सेम मिलेगा, प्रोवाइडेड हमें परसेंटेज ये सब निकालना हो, जो कि निकालना भी है, दिख ही रहा है मुझे। 17 से 21 तक मिंत्रा का नाम बदला गया है, तो इसमें डिलीवरी होने वाले भागीदारों की संख्या में वृद्धि बतानी है। तो 17 में कितना है भाई, 17 में 5.6 है, 21 में कितना है 7.2, कितने की वृद्धि आई 1.6 की, कितने में 5.6 में, गुने 100 कर दो, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये बन गया बेचारा 16/56, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 सतह 56, और मुझे पता है कि 14 सतह 98, 14 के आसपास इसका कुछ वैल्यू होने वाला है, और 14 दूनी कितना होता है, इट वुड बी 28 के आसपास इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अगर है तो आप मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली किए हैं, पिछले में ही करा है मैंने, ओके। जो सेकंड के तीनों शिफ्ट में ये अभी तक मैंने देखा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हैं ही। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बन रहा है, ओके, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ओके। अगर मैं 762 को ए मान लूँ और 316 को मैं बी मान लूँ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इट वुड बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे सेम बात ही लिखा हुआ है, ओके। दिख रहा है ना आपको, ये और ये तो सेम ही लिखा है, तो आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ दो, मतलब 762 को 316 में जोड़ लो, तो 700 और 300 1000 हो गया, और 62 16 कितना हो गया 78, सो आंसर इज 1078, ओके। आप जोड़ के देख भी सकते हो, ओके, इतना आपका आंसर होना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आई थिंक कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इन्होंने बोला है कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत ना 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ जाती है यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 25 और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे ने कितने का लाभ कमाया होगा। सक्सेसिव प्रॉफिट का यहाँ पे कैसे, देखिए डिस्काउंट में क्या होता था, x के बाद y% मिलता था ना, तो हम x प्लस वाई करते थे, बट वहां में XY/100 को घटाना होता था। जब सक्सेसिव प्रॉफिट होता है तो मैं उसे बस ऐड करूंगा। तो अगर यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ, अगर 20% और 25% का सक्सेसिव प्रॉफिट होगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस XY/100। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना मिला यहाँ पे 20 जोड़ 25 जोड़ 20 गुने 25 करेंगे तो ये हो गया 500, 500 भागे 10 100 करेंगे ना, 500 भागे 100 कितना होता है भाई 5 होता है। तो ये इनका नेट प्रॉफिट आया, दैट इज 25 5 30 20 50%। तो जब दो हाथों से गुजरता है ना तो कितना प्रॉफिट हो गया, दो हाथों से गुजरने के बाद 50% का प्रॉफिट हो गया। बट इसे गुजरना कितने हाथों से, 3 हाथों से, तो मतलब 50% के बाद भी ना कोई एक बंदा है जो x% का प्रॉफिट ले रहा है और आपको उसी की वैल्यू बतानी है, प्रोवाइडेड कि इसका जो नेट है वो कितना है, इनका नेट यहाँ पे 65% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दो, 50 प्लस एक्स प्लस 50x/100, तो 50x/100 मतलब x/2 हो गया, और इसका मान क्या है, नेट इन्होंने 65 बता ही रखा है, सॉल्व कर लो आप इसे। सो x प्लस x/2 क्या आ गया, ये आ गया 3x/2, 65 में से 50 गया, क्या आ गया अपना 15। अब जैसे सॉल्व करोगे 3 5 15 हो गया, और x का मान क्या हो गया 10, मतलब तीसरे हाथ से वहां पे 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। आई थिंक इट इज क्लियर, और अगर आपको कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। तो फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया मैं आपको बता दूं, अगर x% के बाद y% का प्रॉफिट हो तो फॉर्मूला आपका क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस XY/100। आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, बस ये मैंने लगाया है, पहली बार पहले हाथ से दूसरे हाथ में गया 20 से 25, और फिर जो नेट आया उससे वो तीसरे हाथ में जा रहा है, जिससे उसका समय यहाँ पे 65 आ रहा है, तो हमने वैसे सॉल्व कर लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चतुर्थानुपाती हमें फाइंड करना है 2 5 6 और 6 8 9 का, और उसका अनुपात हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 2/5 है, लेट से कि इसका चतुर्थानुपाती x है और इसका y है, तो 2/5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6/x के। ये अपना चतुर्थानुपाती है, तो यहाँ से आप x फाइंड करते हो, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, x का मान क्या आ गया 15, ठीक है। फिर से 6 8 9 और y, तो 6/8 की वैल्यू क्या आ गई 9/y के इक्वल,
3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12। तो x है 15, y है 12 और ये चतुर्थानुपाती है, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौके 12, इट इज 5:4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यूज हो, डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। यदि एक व्यक्ति यात्रा पे 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, हमें ये फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स सी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छा सा फिगर बना के दिखा दूँ। हाँ, लेट्स सी। अगर ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, ओके, तो आई थिंक कि अब ये आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। ओके, ये आपका यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है और मैं टोटल डिस्टेंस को क्या बोल दे रहा हूँ, मैं टोटल डिस्टेंस को बोल दे रहा हूँ अपना x। ओके, ऐसे बोल दे रहा हूँ कितना, x किलोमीटर। तो इन्होंने बस ये बोला ना कि जाते वक्त स्पीड क्या था, जाते वक्त स्पीड था मेरा 1/x किलोमीटर पर आवर और रिटर्निंग के टाइम इसका स्पीड क्या था, रिटर्निंग के टाइम इसका स्पीड था 1/x² किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x गया, x आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना 2x। हम यहाँ पे टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो अगर मैं t1 निकालूं, जाते वक्त कितना टाइम लगा हो, तो डिस्टेंस x है, स्पीड 1/x है, तो टाइम कितना लग गया होगा, टाइम लग गया होगा अपना x² आवर के इक्वल। और t2 कितना लगा होगा, डिस्टेंस x है, स्पीड 1/x² है, तो x और x² मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे यहाँ पे x³ आवर के इक्वल। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो गया 2x किलोमीटर। ये कितना हो गया, ये हो गया अपना x² प्लस x³ और ये आ गया अपना आवर में। तो जैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ से x, यहाँ पे अगर मैं नीचे x कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे x प्लस x² आता है, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो x से काट दो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो आंसर क्या आ गया 2/x प्लस x² और ये किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। सो आई थिंक ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला इन्होंने ये क्वेश्चन बता रखा है कि k⁴ प्लस 1/k⁴ की वैल्यू 194 है, तो आपको k³ प्लस 1/k³ का मान बताना है। ओके, तो अगर k⁴ प्लस 1/k⁴ का मान ये है, तो k² प्लस 1/k² का मान क्या होगा, k² प्लस 1/k² का मान होने वाला है। आप एक काम करो, आप रूट के अंदर ना इसमें 2 जोड़ दो, 194 में 2 जोड़ेंगे 196 आएगा, उसका रूट ले लो, इट वुड बी 194। क्योंकि आपको पता है कि इस अगर मैं इसका स्क्वायर करूं k² प्लस 1/k² को, तो ये टर्म तो होगा ही, साथ में प्लस ऑफ 2 भी होगा। ओके, तो मैंने बस इसमें 2 जोड़ दिया, तो ये वैल्यू 14 के इक्वल आ गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे k प्लस 1/k फाइंड करते हो, तो फिर से आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो टर्म होगा ही, साथ ही प्लस 2 होगा, तो इसमें भी आप 2 जोड़ लो, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये कितना आ गया 4। अब यहाँ से आपको k³ प्लस 1/k³ का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। आपको क्या करना होता है, k प्लस 1/k का जब होल क्यूब करते हो तो आपको मिलता है k³ प्लस 1/k³ प्लस 3 इंटू k प्लस 1/k। तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर का क्यूब करना है, 4 का क्यूब जाती है 64, और उसमें से ना आपको 3 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कर देनी है, 3 चौके 12। जैसे आप इसे सॉल्व करते हो तो 64 में से 12 गया, कितना आ गया 52। कारण क्या है, क्योंकि जब आप k प्लस 1/k का जब होल क्यूब करते हो ना, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलती है, ये वैल्यू आपको मिलती है k³ प्लस 1/k³ प्लस 3 इंटू k इंटू 1/k, तो ये तो 3 के ही इक्वल आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 1/k। तो मुझे बस क्या करना है, इसको आप एज इट इज रहने दो और इसके क्यूब में से इसका 3 टाइम्स यहाँ पे घटा दो, दैट्स इट, और कुछ भी हमें नहीं करना। तो आंसर आ गया अपना 52। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आसान है, यहाँ पे आपको महत्तम बताना है, दैट इज HCF। 2 नंबर से 2040 और 391। तो इसकी अगर मैं HCF की बात करूँ ना, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक नंबर एक किसी गिवन नंबर से कट रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी कटेगा, राइट। तो अगर ये कोई एक नंबर है जो 21 से कट रहा है, तो 21 को मैं 3 गुने 7 लिख सकता हूँ, तो ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ओके, ये 18 है, तो अगर ये 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो ये 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और 16 की बात करूँ तो ये किससे कट रहा है, 2 से और 8 से तो कट ही रहा है। ओके, लेट्स सी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, पहले वाले को देख लो, और ये जो दोनों नंबर्स है ना वो सबसे कटने चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 2 से तो 391 कट नहीं रहा, तो 18 और 16 तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता।
अगर मैं बात करूँ तो ये 3 से भी नहीं करेगा, क्योंकि 9 3 12 1 13, 13 तो 3 से कटता नहीं, तो 21 भी चला गया हवा खाने। आंसर क्या बचा? 17। सिंपल। आप भाग करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए 17 गुने 12 कितना होता है, 204 होता है, तो ये 120 टाइम कट रहा है। और वैसे ही ये भी आपको कट जाएगा 17 दूनी 34, 5 1 हाँ 23 टाइम्स। सो आई थिंक क्लास ये आपको पसंद आया होगा। सिंपल आप ये जान लो ना कि कोई एक गिवन नंबर अगर ए जो है वो बी से कट रहा है, तो ए जो होगा वो बी के फैक्टर से भी कटेगा। तो 21 से कटा, 3 और 7 से भी कटना चाहिए था, 2 से 9 से भी, और 2 से 8 से भी। तो ये 391 तो 2 से ही नहीं कट रहा, तो 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। ये 3 से भी नहीं कट रहा, तो 21 भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर आना है, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 71वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ 5664 इन 4 years एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसके ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त पे भुगतान किया जाएगा? तो हमें वार्षिक किस्त निकालने आता है साधारण ब्याज पे। क्या होता है वार्षिक किस्त? तो इंस्टॉलमेंट जो अपना निकल के आता है वो आता है 100 टाइम्स ऑफ आई कैन से अमाउंट, ओके, जो भी अमाउंट है, डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ टी। और इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको आर इंटू टी माइनस 1 करना है, उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। अब जैसे इसे सॉल्व करते हो, लेट्स सी क्या होने वाला है। आप अगर 5664 को 100 से गुना करते हो तो ये क्या आएगा? ये आएगा 5664 में 2 जीरो लगा दो आप, डिवाइडेड बाई, और टी क्या है यहाँ पे मैं बता दूं, टी है अपना यहाँ पे टाइम, और आर क्या है यहाँ पे? रेट। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं 100 इंटू टी, 100 इंटू 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400, जोड़ आर क्या है मेरा? रेट है 12। ठीक है, 12 गुने टाइम क्या है? 4, और 4 में से एक गया, यहाँ पे आ गया 3, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से भाग दे रहा हूँ। तो 2 छक कितना आ रहा है? 12, 6 चौके 24, 72। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ रही 5664। के बाद आपको क्या करना है? 2 जीरोज लगा देने हैं। ओके, और इसे आप 6 चौके 24 या 72 400 में जोड़ेंगे, आ जाएगा 472। आपको बस ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे एक काम करो, आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ओके, हाँ, आप इसे डिवाइड कर दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज, किससे मैं डिवाइड करूं? बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, हम लोग ने इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। हाँ, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो क्या आ रहा है? 8 टाइम्स ऑफ 5, 8 बचे 40, और यहाँ पे आ गया 7 और 2, तो 72, 8 9 72, 59 आ गया। अगर मैं 8 से इसे कट करूँ तो 8 से 56, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 8 8 64, 708, यहाँ पे 2 जीरोज आ गए। और 59 गुने जब मैं यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, अगर मैं 12 करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है? 59 गुने 12, क्योंकि मुझे इसके आसपास आंसर दिख रहा है। 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, और यहाँ पे आप लिखते हो 59, तो ये आ गया 8 708। बिल्कुल सही है भाई, ये अपना 12 टाइम्स कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया अपना? 1200। ये अपना इंस्टॉलमेंट होना है। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ऐसे केस में, जब सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको इंस्टॉलमेंट निकालना होता है ना, सो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ओके, अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। इन्होंने बोला है, एक तालिका वाला क्वेश्चन है, और इन्होंने बोला है ना दैट नीचे दी गई तालिका में 2 वर्षों में 5 कंपनियों का उत्पादन यहाँ पे दर्शाया गया है। कंपनी ए बी सी डी ई वर्ष Y1 और Y2 के लिए। आपको बताएं J1 इन्होंने बता रखा है कि Y1 और Y2 में ए का औसत उत्पादन। तो ए का औसत उत्पादन क्या होता है? 50 और 100 को जोड़ लो, कितना आ रहा है अपना? 150 आ रहा है। 150 भागे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 150 भागे 2 75 आता है। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है? ये J1 की वैल्यू है, Y1 और Y2 में ए का औसत उत्पादन। और अगर मैं J2 की बात करूं तो वर्ष Y1 और Y2 में BCD के उत्पादन का कुल योग। तो BCD आपको ये जोड़ना है। ठीक है, तो आप देख लो, 90 गुने 120 करेंगे कितना आएगा? 210 आएगा। आप लिख लो 210, जोड़ 80 जोड़ 30 करेंगे 110 आया, और 80 जोड़ 50 करेंगे, ये भी कितना आया? ये भी मेरा 130 आया। तो आप देख लो यहाँ पे 20 10 30 10 40, 40 3 43, 1 44, 1 45, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 45, एक जीरो लगा दो, ये मेरे J2 की वैल्यू है। आपको निकालना क्या? J2 बाई J1, मतलब 750 भगे 75। तो आपको 50 50 है ना, 75 दूनी तो 150 होता है, तो ये 75 छक होने वाला है। इट इज 6 टाइम्स। भाग दे करके आप देख लो, आपका आंसर यहाँ पे 6 आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, इन्होंने बोला है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड द मेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल सी। ओके, स्कूल सी में आपको बताना है कि जिन बच्चों और बच्चियों ने जो बायोलॉजी ले रखा है ना, उनका अंतर कितना है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000,
परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी, तो 24% ने अगर ऑप्टेन करा होगा तो मतलब कितने स्टूडेंट लेकर आ, स्टूडेंट लेकर आ 240, 240 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बायोलॉजी ऑप्ट कर रखा है। और यहाँ पे 240 को ना 1:2 में बांटना है, मेल टू फीमेल, ओके, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। तो यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, रेशियो दिया है 1:2। तो मतलब आपको इसे 3 भाग में बांट दो तो 80 आता है। तो यह मतलब ये मेल अगर 80 लोगों ने बायोलॉजी लिया होगा ना, तो फीमेल ने 160 लोगों ने लिया होगा। अंतर क्या है 80 और 160 का? इट इज 80 ओनली, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, ओके। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी आसान क्वेश्चन है। हाउ फार विल द टिप ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन 25 मिनट्स। तो आई थिंक कि हमें ये, आई थिंक आप लोगों को ये पता है, हमने एक फॉर्मूला पर लगाया ना, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ओके, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा, दैट इज एंगल। बट यहाँ पे बात क्या है ना कि यहाँ पे एंगल को इन्होंने रेडियन में बता रखा है, ओके, एंगल रेडियन में है। तो L क्या है, लेट्स सी, हम यहाँ पे आर्क लेंथ ही बताने कितना डिस्टेंस वो टिप कवर करेगा। तो L की वैल्यू R है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी अगर मिनट की सुई है तो वो तो उसका रेडियस हो गया ना, तो इट इज 2। और थीटा, अगर वो 45 मिनट चलता है, मुझे पता है कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल कवर करती है रेडियन में, 2 पाई। तो 30 में कितना करेगी, 30 मिनट में करने वाली है पाई, और इसमें बस आप पाई/2 जोड़ दो तो ये 45 मिनट में पता चल जाएगा। 45 मिनट में कितना चलेगी अपना, 3 पाई/2, डन, ऑल दैट। तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ओके, लेट्स सी। तो आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होगी, आर क्या होने वाला है अपना, आर होने वाला है 2 और थीटा होने वाला है अपना 3 पाई/2। अब जैसे ऐसा तो आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल, अगर ये चमक गया ना कि ये आर है और ये यहाँ पे थीटा 3 पाई/2 है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर वुड बी 3 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। बट ये बात याद रही, जो थीटा होना चाहिए किसमें होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, डन। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, सुनील एक पंखा अंकित मूल्य पर ना 10% की छूट पे खरीदता है, यदि उसने उसे 15% की छूट पे खरीदा होता तो उसे 100 रुपए की 400 की बचत होती। तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। मतलब मान लीजिए कि अगर लेबल प्राइस मेरा 100 है, ठीक है, अगर लेबल प्राइस मेरा 100% है, उस पर अगर 10% का डिस्काउंट होता है और उसके बजाय अगर सुनील 15% का डिस्काउंट ले तो उसे 400 रुपये बचते हैं। मतलब कि 5% अगर वो बचाता है, मतलब वो कितना बचाता है, वो 400 रुपये बचाता है। अच्छी बात है भाई। तो 1% का मतलब क्या हुआ, ये नॉट परसेंट, ये रुपया हो गया, ठीक है। 4% मतलब 400 रुपया, तो 1% का मतलब कितना हो गया, 80 रुपया। तो 100% का कितना हो जाएगा, 8,000, सिंपल। 8,000 रुपया अपना आंसर यहाँ पे आता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इसके साथ ही होता है 2 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 3 का डिस्कशन समाप्त। तो हम अब क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग शिफ्ट 4 का डिस्कशन करेंगे, ओके। सो टिल देन आपको क्या करना है, आप लोग अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि हमें पता है हम लोग जितने अच्छे से मेहनत करेंगे एट द लास्ट टाइम, एट द लास्ट लैब, उतनी बढ़िया हमारी रिजल्ट होने वाली है, ओके। सो विद दीज वर्ड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो काइंडली लाइक द वीडियोस, ओके, शेयर टू द नीडी वंस जिनको इनकी जरूरत है, ओके, एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस वन एज वेल। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप दें, कमेंट्स दें इन द आई कैन से कमेंट बॉक्स इटसेल्फ कि आपको अब कैसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। सो डू दैट थिंग। विद दीज वर्ड्स इट्स टाइम टू टेक योर लीव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड इन चीज़ों को अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय एंड प्लीज प्रैक्टिस। सो बाय एवरीवन, बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।